हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किए हैं और ज्योमेट्री की इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुरुआत से लेकर के अंत तक यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक के ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू कर चुके हैं हम लोग। और उसका हम बेसिक लेक्चर फर्स्ट दे चुके हैं आपको। ऐसा आशा करते हैं कि आपने इस बेसिक लेक्चर को देखा होगा और देख करके अच्छे से सीखा भी होगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो ढंग से नहीं देखेंगे तो शायद आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हर एक वीडियो को आप प्रतिदिन आप कॉपी पेन के साथ बैठे लेके और उसको सीखने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब के माध्यम से संडे को लाइव होकर के आपके सारे डाउट का आंसर जो है हम खुद करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था और बात किया था कि ज्योमेट्री क्या है। तो हमने एक बहुत छोटे से बिंदु से स्टार्ट किया था कि ज्योमेट्री का निर्माण कहां से हुआ है। तो ज्योमेट्री का निर्माण एक बिंदु से हुआ है और बिंदु के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है, उसको हम बिंदु कहते हैं। अब हम लोग इसी के सेंस में चले थे और आगे बढ़े थे तो रेखा का निर्माण भी बिंदु के से ही हुआ था। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े थे कि रेखाखंड। तो रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता था, बिंदु को डॉट 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 मिलाते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते थे तो आपको यह बात पता होता था कि रेखाखंड का निर्माण होता था और दोनों तरफ से एंडिंग पॉइंट होता था उसका, यानी कि दोनों ओर से उसको नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसकी लेंथ जो होती थी वो फिक्स्ड होती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, किरण। तो किरण में हमने क्या पढ़ा कि एक तो पॉइंट होता है और उसके बाद एंडलेस एक तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसको हमने किरण बोला। फिर हमने रेखा के बारे में जानकारी ली, रेखा को दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, कोण के बारे में जाना। तो कोण को दर्शाने का तरीका, कोण को लिखने का तरीका कि जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में रखते हैं, इस तरह के पार्ट्स की भी जानकारी ली हमने। उसके बाद हम लोग समांतर रेखा पर चले थे और समांतर रेखा जब आई थी तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं काटती हैं, हम उसको समांतर रेखा कहते हैं। और अगला जो हुआ था प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, ट्रायंगल को हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया और ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा कि ट्रायंगल की भुजाएं कितनी होती हैं, शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और उसके बाद जस्ट हम जब आगे बढ़े तो हमने त्रिभुज के निर्माण की विधि पढ़ी और त्रिभुज का निर्माण कैसे हो सकता है। तो हमने ये बात पढ़ा कि अगर दो भुजाओं को ऐड किया जाए और वह जब तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अब आगे आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और आगे हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आपको बहुत मजा आएगा और आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा एनर्जेटिक होकर पढ़ाया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अब क्लास अपना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये बात देखिएगा, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, जब हम लोग ऐसा बोले थे कि A के सामने वाली भुजा को A, B के सामने वाली भुजा को B और C के सामने वाली को C बोला गया था, यानी कि ये लेंथ है। इसका मतलब आपको सब बताया गया था कि AB का मान होगा जो, सॉरी, यहां पे जो होगा, यहां से BC का मान जो होगा वो A होगा, AB का जो मान होगा वो C होगा और AC का मान जो होगा, AC का जो मान होगा वो B होगा। तो ये बात लेंथ है, इसकी भुजाएं हैं। इसी में हम जब क्या बोले थे, आपको ध्यान रखना है कि अगर दो भुजाओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमने क्या किया कि B प्लस C, ठीक है, जब B प्लस C को हमने क्या किया, जोड़ा, तो B प्लस C को जब हमने ऐड किया तो वो तीसरी भुजा A से बड़ी होती है। अगर हमने क्या किया, जब C प्लस A को जोड़ा, यानी यहां से C प्लस A को जोड़ा, तो C प्लस A को जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, B यानी तीसरी भुजा से बड़ी होगी। और जब हम यहाँ पे A और B को जोड़ेंगे, यानी A प्लस B को अगर हम जोड़ेंगे
तो बस तीसरी भुजा सी से बड़ी होगी। यानी इन तीनों बातों को हमने कल ध्यान में रखा था। आज जो हमको पढ़ना है और कल जो हम लोग पढ़े हैं, इन दोनों बातों के कंबाइंड से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जिसको आज हम समझाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप इस बात को समझेंगे। चलिए एक बार फिर से हम इसको जब लिखते हैं तो यहां ध्यान रखते हैं। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा त्रिभुज के किसी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, difference of two sides is always less than third side। ठीक है, अब इस बात को हम समझना शुरू करते हैं और फिर हम दोनों बातों को कंबाइन करते हैं। अब देखिए क्या है कि हम लोग यहां पर एडिशन पढ़े, तो हम लोगों को यहां क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुज के किसी दो भुजा का अंतर निकालते हैं। त्रिभुज के किसी दो भुजा का अगर हम अंतर यानी माइनस निकालते हैं तो वह तीसरी भुजा से हमेशा छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले इन दो भुजा को उठाते हैं और बहुत ध्यान से एक एक बात को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर इन दोनों भुजा को अंतर निकालेंगे तो एक चीज हमारे पास दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा कि आपके पास ये समस्या है कि ए में से बी को घटाया जाए, दूसरी समस्या है आपके पास कि बी में से ए को घटाया जाए। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है कि हम ए में से बी घटाएं कि बी में से ए घटाएं। अब एक बहुत अच्छा सा बात समझिएगा कि ए में से बी या बी में से ए घटाने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हैं क्या कभी भुजा की लंबाई जो होगी वो माइनस में होगी? ये कभी नहीं सोचा होगा आपने, और भुजा की लंबाई माइनस में हो ही नहीं सकती है। तो लेंथ को कभी भी माइनस में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं कि हम इसके पहले मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब जो होता है, मॉड लगाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है कि मॉड जैसे ही लगाया गया तो आप a माइनस बी लिख दीजिए या b माइनस ए लिख दीजिए, ये दोनों को पॉजिटिव रूप में दिखा देता है। जैसे अगर हम एक बात एग्जांपल के द्वारा समझे तो हम बोले कि मॉड का -2 है, तो अगर हम पूछे मॉड का 2 है मान, ठीक है, तो मॉड का 2 मान निकालेंगे तो इसका मान तो 2 ही दिखाएगा, प्लस में आएगा। लेकिन -2 का अगर मॉड निकालेंगे फिर भी इसका आंसर 2 आएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं क्या कि a माइनस बी, या तो a में से b घटाए, जोड़ने में तो कोई टेंशन नहीं था, या तो a में से b घटा दें या तो b में से a घटा दें। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, हम दोनों में अगर मॉड लगा देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर आप इस बात को फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं चलता हूं। जैसे मान लेते हैं कि 3 और 2 एक संख्या है, ठीक है, a का मान 3 मान लेते हैं और इसका मान 2 मान लेते हैं। तो देखिए अंतर आ जाएगा, जब आप a में से b घटाएंगे यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और जबकि अगर आप b में से a यानी कि 2 में से 3 घटाएंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। जबकि लेंथ को माइनस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है और दोनों को वैलिड भी रखना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं। और जैसे ही मॉड लगाते हैं तो 3 माइनस 2 मॉड जो होगा वो 2 माइनस 3 मॉड के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम जो बात समझाएं उसको आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि या तो a माइनस बी, b माइनस ए आप घटाएंगे तो उसमें मॉड लगा के लिखेंगे, क्योंकि लेंथ की लंबाई के कारण ऐसा होता है। चलिए अब ध्यान रखिए। अब सुनिए, हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को पहले घटाते हैं। तो जैसे ही हमने a माइनस बी को घटाया तो हमारे पास क्या हो गया
एक समस्या आ गई। क्या समस्या आई कि a माइनस बी और b माइनस ए होगा, तो हम लोग क्या कर दिए, यहां मॉड लगा दिए, सारा समस्या हम खत्म कर दिए यहां से। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे ही a माइनस बी हमने लिखा तो दो भुजा को हमने घटा दिया यहां से, तो ये ऑटोमेटिक तीसरी भुजा जो हो जाएगी ऑटोमेटिक इन दोनों से बड़ी हो जाएगी, यानी इनके अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होगी और योग से तीसरी भुजा छोटी होगी। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं, हमने ए और बी भुजा को ले लिया, हम बी और सी भुजा को अंतर में लाते हैं, तो जैसे ही या तो आप सी माइनस बी लिख लें या तो बी माइनस सी लिख लें, क्योंकि मॉड बराबर दोनों हो जाएगा, तो ये जो होगा तीसरी भुजा ए जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इनके अंतर से बड़ी होगी। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम इन दोनों को उठाते हैं, तो हम या तो a माइनस सी लिख दें या c माइनस ए लिख दें, क्योंकि हमने यहाँ मॉड लगाया है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये तीसरी भुजा b से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चलिए अब इस बात को हम कंक्लूड बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो आपने क्या जाना, त्रिभुज के किसी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, बहुत ध्यान से आप सीखेंगे इस चीज को। देखिए अब दोनों चीजों को सीखने का वक्त है, तो हम लोग क्या यहां पर करें, इन दोनों को कंबाइंड करते हैं। जब कंबाइंड करने की बारी आएगी तो हम क्या करते हैं, यहां से सुनिएगा ध्यान से, हम इसको पहले लाते हैं। हमने क्या बोला कि a माइनस बी जो होगा मॉड लगा देते यहां पर। आप क्यों मॉड लगाएंगे, अब ये सवाल उठना नहीं चाहिए। हमने a माइनस बी यानी दोनों के अंतर को लिखा, तो तीसरी भुजा जो हो गई वो तीसरी भुजा कौन सी है, c एक तीसरी भुजा है, ये बड़ी हो गई इससे। तो अब हम यहां से किसको लाएंगे अब, लेकिन अगर हम इनको लेके आते हैं b प्लस सी को, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी को लेके आते हैं, क्योंकि जो यहां घटाएंगे वही चीज यहां जोड़ना होगा। तो a माइनस बी को और यहां a प्लस बी को, यानी c दोनों के बीच का रेंज होगा। रीजन क्या होगा कि a माइनस बी जो है वो c से क्या है, छोटा है, लेकिन आप देख रहे हैं a प्लस बी जो है वो c से बड़ा है, तो दोनों को एक रेंज में हम लिख सकते हैं। अब जब एग्जांपल हम लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डाउट आपका जो होगा वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरे कंडीशन पर हम चलते हैं। दूसरे कंडीशन में हम b को लेके चलते हैं, तो आप जानते हैं b को लेके चलेंगे तो b तीसरी भुजा हम एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, b को हम तीसरी भुजा एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब b जो होगा वो दोनों अन्य भुजाओं को, कौन कौन, a और c के अंतर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर a प्लस बी, a प्लस सी को अगर हम ऐड कर दे यहां पर, तो ये भुजा इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, दोनों का योग इससे। हम दूसरे को भी मिला दिए। हम अगर तीसरे कंडीशन की बात करते तो ध्यान देने की बात है, a माइनस बी a माइनस सी हो गया। अब हम b माइनस सी को यहां पर घटाते हैं, तो तीसरी भुजा जो होगी वो a बड़ी हो जाएगी इससे, लेकिन हम b प्लस सी को जब ऐड कर देंगे तो वो ये तीसरी भुजा को, उससे a जो होगी वो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब बहुत आसान है, और अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, एक 3 4 5 ट्रिपलेट ही है, तो हम 3 4 5 का एग्जाम्पल ले लेंगे। अब ध्यान देना है इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, अब उस बात को हमको जानना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल को बनने के लिए दो फॉर्मेशन हम लोग पढ़े। पहला फॉर्मेशन ये पढ़े हम लोग, जब इसके बारे में बात कर रहे हैं a माइनस बी, तो उसी पे चलते हैं अभी। अब क्या 3 4 5 से ट्रायंगल बन सकता है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग निगेटिव का भी सहारा ले सकते हैं और पॉजिटिव का भी। अब आप बहुत ख्याल से देखेंगे इसको कि 3 और 4 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, और ये तीसरी भुजा इससे ये छोटी हो जाएगी यानी 5। अगर हम 4 को 5 से घटाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और जो तीसरी भुजा है 3 वो एक्चुअल में बड़ी हो जाएगी। और अगर हम यहां ध्यान रखिएगा आप कि अगर हम
इन दोनों को घटाते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 होता है, और देख रहे होंगे कि ये 4 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इससे ट्रायंगल का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो मैं अभी और एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कराता हूं। चलिए इसको और मिटाते हैं और अच्छा सा एग्जांपल और भी देते हैं। बस सीधा सा बात याद रखना है, इतना थ्योरी वगैरह को आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन कुछ थ्योरी को समझना पड़ेगा। समझने के इससे क्या होगा कि आप ज्यादा दूर तक सोच पाएंगे और ज्यादा आपके लिए आसानी होगा। जैसे हम एक ट्रायंगल बना लिए और एक एग्जांपल से सोच रहे हैं हम क्या कि बताइए क्या 5, 8 और 9 से ट्रायंगल बनाना जा सकता है? तो इसको 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका कि प्लस वाला चेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका कि माइनस वाला चेक कर सकते हैं। आइए दोनों को हम इसमें लगाते हैं। तो आपको क्या पढ़ाया गया? पहला कि अगर 2 भुजाओं को जोड़ा जाए 8, 5, 13 तो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। बिल्कुल है। अब इसको चेक करेंगे, 9, 8, 17 तीसरी भुजा 5 से बड़ी है। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको बोल दें कि 9, 5, 14 और 8 से बड़ी है तो हम बोल सकते हैं इससे एक ट्रायंगल का निर्माण बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में हम बोले कि क्या निगेटिव से ट्रायंगल को निकाला जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होगी। 2 भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी? छोटी होगी। ध्यान रखना है। तो हम इन दोनों भुजाओं का अब अंतर निकालते हैं। 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। और आप देख रहे होंगे जो तीसरी भुजा 9 है, इससे ये 3 छोटा हो रहा है। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, डिफरेंस जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे हम इन दोनों को समझते हैं। 8 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। जैसे ही 1 बचा तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है? 5 है, और 5 बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। और अगर हम 9 में से 5 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो बचेगा कितना? 4। और देख रहे होंगे 4 जो है तीसरी भुजा 8 से बड़ी है। 8 जो है 4 से बड़ी है, इसलिए इससे ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। तो दो तरीके आपके पास हो गए। एक डिफरेंस के द्वारा आप चेक कर सकते हैं और एक एडिशन के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। दोनों तरीकों को अप्लाई करके हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगल को बनने की विधि को चेक कर सकते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आइए, जब इतना सीख चुके हैं तो एक प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन के आधार पर इस बातों को और प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसा आया, लिखा हुआ था, देखिएगा आप, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8b 14 हो, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8b 14 हो तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? इनमें से कौन सा सत्य होगा? अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8b 14 देन, ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे। 8b 14, बी में था 14b 19, सी ऑप्शन हमारा था 6b 22 और डी ऑप्शन हमारा था 7b और 21। ये 3 ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए थे और हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। चलिए तो कैसे अब निकालेंगे इसका आंसर? आप देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 दी गई हैं, b दिया गया है और 14 दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन जो होगा वो सत्य होगा। तो आप क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, हम त्रिभुज फाउंड कर लेते हैं। मान लेते हैं पहली भुजा 8 है, दूसरी भुजा b है और तीसरी भुजा 14 है। ठीक है, b को तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो हमको b को मान लेना है कि ये b तीसरी भुजा होगी। इसको हम फिक्स कर देते हैं b। अब आप क्या जान रहे हैं? जैसे ही आपको b को आपने फिक्स किया तो आपने पहला बात क्या पढ़ा? जो तीसरा भुजा होगा उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंतर से बड़ी होगी। तो 14 में से जब आप 8 को घटाएंगे तो आप जानेंगे कि ये 6 से बड़ी होगी b। लेकिन अगर हम बात को ये बताएं
कि इसका जो योगफल होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों को योगफल, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, बड़ी। तो 14 और 8 क्या हो जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा वो था 6b और 22, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर था। तो देखा आपने कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाते और बहुत मुश्किल आपके सामने होती। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी वाले मेथड पे, ठीक है। एक ऑप्शन भी बदल देते हैं यहाँ पे और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8b14 हो तो यहां पर 8b14 को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपके लिए, यहां पर 9b15 कर दिया जाता है और इसके बाद यहां भी हम लोग 9b15 कर देते हैं। सेम क्वेश्चन हो गया ये आपका, और आप लोग साथ साथ बनाते भी जाएंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठना है और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसका दूसरा क्वेश्चन आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन उठाएंगे उसका दो एग्जाम्पल उठाएंगे, ताकि एक हम बताएं तो दूसरा आप खुद से बना सके वीडियो को रोक करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम जाने तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 9b15 हो तो इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो ट्रायंगल जो बनाने के लिए फॉर्मेशन होता है वो 9 है, b है और 15 लिखा हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल में अगर हम b को तीसरी भुजा मान लेते हैं तो जब हम घटाते हैं इन दोनों को तो 15 में से जब 9 घटाते हैं तो इनका डिफरेंस जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो 9 में से 15 घटाएं या 15 में से 9 घटाएं, मॉड लगाना होता है तो 6 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर तीसरी भुजा की बात की जाए तो तीसरी भुजा जो होती है इन दोनों के योगफल से छोटी होती है, तो इनका रेंज पूछा गया है। तो 15 और 9, तो 9 5 14 और ये 2 24, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे, इसका भी आंसर जो है वो सी दिखाया जा रहा है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में चला गया होगा। तो हमने अंतर पर और इस पर दोनों पर अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे दी। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट एक पढ़ाएंगे, ये थोड़ा जटिल था। अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे तो जो चीज पर भी कमेंट करेंगे हम उसको और भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करके हो सकता है आपको लाइव क्लासेस में बता सकें। चलिए अगला पॉइंट जो हमारा है जो बहुत आसान है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, आप बहुत ध्यान से समझेंगे, प्रूफ भी हम इस बात को करेंगे। जैसे ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और हम ट्रायंगल को मान लेते हैं कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है। हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण हमारा ये हुआ और तीसरा कोण हमारा ये हुआ। हम अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। बात समझ गए होंगे आप। और ये बात बहुत आसान भी है, बहुत लोगों को, सबको लगभग याद ही रहता है। छोटा सा बात ये था जिसको जानना जरूरी था, लेकिन हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री में कि ये आया क्यों, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करना शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसको प्रूव करते हैं कि त्रिभुज का कोण 180 डिग्री ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर में इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं। आप पैरेलल लाइन खींचते हैं तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा,
मैं छोटे से साइड में आपको ये समझा देता हूं और फिर उसकी ओर लेके चलता हूं। जैसे देखिएगा, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो लाइन, आप तो जानते ही हैं कि दो लाइन क्या होता है, एक दूसरे को अगर दोनों तरफ से कट नहीं करती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। दो लाइंस को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। आप नाम लिखते जाइएगा, तिर्यक रेखा, या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर तिर्यक रेखा, तो जब भी इसको तिर्यक रेखा कोई काटेगी तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोण होते हैं उसको आपको ध्यान करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ध्यान रखना है कि एक कोण जो होगा ये होगा, ठीक है, और इधर से जो एक कोण बनेगा ये बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलते हैं। और ऐसा दो पेयर बनेगा, एक तो ये दोनों पेयर बनेगा, हम लाइंस एंगल्स में ऐसा पढ़ेंगे, और हम इन दोनों को कोण को दिखा रहे हैं, आपको देखिएगा ध्यान से, ये दोनों, तो ये दोनों एक कोण बनेगा। दो पेयर बना हमारे पास, ये दोनों का पेयर बनेगा और ये दोनों कहलाएंगे क्या, एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण। इसको इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम इसको, एकांतर कोण को। तो जब हम क्या करते हैं, एकांतर कोण देखते हैं, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण होगा एकांतर कोण के अनुसार। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अब उसमें चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम पूरा फॉर्मेशन दिखाएंगे कैसे और क्यों हो रहा है सब कुछ। देखिए, जब हम क्या करते हैं तो इसके सामने एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे प्रोसीड कर दिए, तो ऐसे में क्या हुआ, ध्यान देना है कि दो ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर बन रहे हैं। एक तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए उसको हटा रहे हैं, आप देखिएगा एक ट्रांसवर्सल लाइन ये निकलेगा। जैसे कि हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन ये निकलेगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होगा यहां से निकलेगा। अब ये बात को मिलाते हैं फिर से, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होगा वो इस तरह से निकलेगा। अब आपको अल्टरनेट एंगल खोजना है, ध्यान देना है। तो अल्टरनेट एंगल जब आप खोजेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये ट्रांसवर्सल, इसको भूल जाना है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन यहां से कट कर रही है इसको, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल खोजना है। ये अल्टरनेट होगा किस वाले पार्ट के, तो इस वाले पार्ट के ये अल्टरनेट होगा। बात समझ में आ रहा है। और इस वाले पार्ट के, एक मिनट सॉरी, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना है कि ये एक लाइन है, तो हमने क्या पढ़ा, इधर मैंने गलत लिख दिया था थोड़ा सा, अब देखिए ध्यान से, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये बी होगा। तो यहां पर जो ये एक लाइन खींची गई है, इस लाइन को अगर हम मिटा दे तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर ये बी है, इस एंगल को अगर बी मानेंगे तो ये भी एंगल क्या होगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे, इस वाले को यहां से जब हम हटाते हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसके लिए हो जाता है। और जैसे ही ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर कर देगा, यानी कि ये एंगल अगर आप सी माने हैं तो ये भी एंगल सी होगा, और इस एंगल का नाम तो ए ही है। बात समझ में आया। और आप एक जानते हैं कि अगर एक सीधी रेखा पर, अगर एक कोई सीधी रेखा पर कोण बनती है तो वो 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम लोग यहां से क्या जान गए कि आप सीधा ऊपर में देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी को अगर हम जोड़ दे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी बात का ये प्रूफ था। हालांकि प्रूफ का कोई उतना नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री में आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है और बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ता है। तो ये बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी बात हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब के लिए बाय।